हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट का पेपर जो हुआ था 3 जनवरी 2022 को। एक एक कर कर हमें एनवायरनमेंट की कंप्लीट सेट डिस्कस करेंगे। जो 2021 का सीटेट हुआ था वो वाला, और उससे पहला, और जो 2022 का सीटेट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले हम 1 जनवरी 2022 और 31 दिसंबर 2021 को जो सीटेट हुआ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देख लेना। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो कौन? बिल्ली, सांप, गिलहरी या बाघ? देखो गिलहरी होगी, इसका आपको आइडिया हो गया होगा। गिलहरी के दांत है ना, पूरी लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीजों को कुतरती रहती है। ओके, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया। देखो ये एक्ट है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो ये होगा हमारा राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। देखो आपको पीडीएफ के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। पर फिर अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, आप इंस्टाग्राम पर जाना नहीं चाहते, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं यहीं पे पीडीएफ का लिंक डलवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग स्लैश काट और दग्ध खेती स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, लिमिटेड यूज ऑफ पैरासाइट्स, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। देखो झूम खेती में क्या होता है कि फसल कट जाने के बाद जमीन को खुला छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद उस पर जो घास फूस उगाती है फिर उसे काट कर जला देते हैं, और वो जली हुई जो राख होती है वो खाद का काम करती है इसमें, इसलिए इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग, काट और दग्ध खेती। ओके, तो झूम खेती क्या है? काट और दग्ध खेती। देखो प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप खुद ही देख लेना, इन पेपरों में भी आपको काफी क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? देखो सिंकोना पेड़ के ऑप्शन देखते हैं, जड़, पत्ते, छाल, बीज। देखो सिंकोना की जो छाल है उससे दवाई बनाई जाती है मलेरिया की, तो उसका सही करेक्ट आंसर होगा छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रोनाल्ड रोस को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। किस चीज का उन्होंने शोध किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये देखना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। देखो रोनाल्ड रोस ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ओके, तो इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप सिर्फ यही मत देखिए कि ये ऑप्शन दिए डायरेक्ट इस तरह याद कर ले, आपको ये भी याद रखना है कि 1902 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रोनाल्ड रोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है आने वाले पेपरों में कि किसको 1902 में मलेरिया मच्छर से फैलता है इस क्षेत्र में शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपको जवाब देना है रोनाल्ड रोस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देख ले, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखे। मैं छोटी वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आप देख सके आराम से, बड़ी वीडियो में बच्चे नहीं देखते। ओके, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। देखो मधुमक्खी के बारे में आपको पढ़ना है, मधुमक्खी के बारे में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ऑप्शन ए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है, रानी मक्खी अंडे देती है, आपने पढ़ा भी होगा। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी करेक्ट है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है। देखो जब केवल रानी मक्खी अंडे देती है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा कि सभी मादा देती, सभी मादा नहीं देती, केवल रानी मक्खी अंडे देती है। ओके, कार्यकर्ता मक्खी यानी वर्कर भी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको देखना है, देखो जो क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड भी होगा, क्वेश्चन बड़ा है अगर तो आप उसको अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सी ऑप्शन नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो थे मैं उसको कट कर दो आप। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सारे ऑप्शन नहीं पता, तो अब बचा आपका सी और डी। तो इसमें कौन सा होगा? ए भी करेक्ट है हमारा, बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? देखो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। दुबोइया या रसल वाइपर, अफाई, करकच, सल्की वाइपर, भारतीय सैल, अजगर या पाइथन या करैत। देखो इसका आंसर होगा करकच, सल्की वाइपर, करकच, सल्की वाइपर या अफाई। निम्न में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? देखो मच्छरों से, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, सही बात है। निमोनिया, निमोनिया मच्छरों से नहीं फैलता है, वायरस से होता है, तो निमोनिया नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन काट देते हैं कि ऑप्शन में है बी। डेंगू, देखो डेंगू भी मच्छरों से फैलता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, तो ए, बी और डी, ए, सी और डी हमारा करेक्ट जवाब होगा। ओके, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ये सीटेट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन हमें प्राप्त होती है गोट से, बकरी से। ओके, पेडागोजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पेडागोजी क्वेश्चन में भी आपको सबसे सटीक जवाब, मतलब हो सकता है आपको चार ऑप्शन सही लगे, पर आपको देखना है ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा। ओके, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं, विद्यार्थी केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम्स, विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इस बात को प्रस्तावित करता है? देखो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। देखो इसमें शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है उनका पालन करे या अनुशासित रहे। ये तो चाइल्ड सेंटर नहीं है, तो टीचर सेंटर हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न उत्तर लिखता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने को कहता है, ये भी नहीं होगा। अगर विद्यार्थी केंद्रित कोई कक्षा है उसमें विद्यार्थी को एक्टिव होना चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं कि हाँ वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करे, एक्टिव है देखो स्टूडेंट, खोज करे, अन्वेषण करे, पर्सन करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट्स की समझ विकसित करे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थी की भागीदारी कम से कम होती है, ये भी आपका नहीं होगा, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखो ये है ना आपका जो पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ना और देखना आपका कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव जा रहा है, इतना देख कर ही आप कर सकते हैं अच्छी तरह इसको। सांप के जहरीले दांतों क्या कहा जाता है? देखो सांप के जहरीले दांतों को बोलेंगे हम कसक, विषदंत, कृतंक या शल्क। इसको बोलते हैं विषदंत। विष के दांत या जहरीले दांत को बोलेंगे विषदंत। फैंगस, इसका नाम भी आप याद रख लेना अच्छी तरह, कई बार इसी तरह लिखा जा सकता है इंग्लिश में। ओके, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है, CO, SO, CO2, NO। देखो इससे फैलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही जहरीली गैस है ये, जहरीली गैस। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग, टैपवॉर्म फीताकर्मी का, लीच जोक का, अर्थवॉर्म केचवे का या हुकवॉर्म अंकुशकर्मी का। देखो वर्मी का कंपोस्टिंग में हम केचवे का उपयोग करते हैं। ओके, केचवे का या अर्थवॉर्म का। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा या अमरबेल पौधा, अमरबेल तो नहीं फंसाता, सूरजमुखी का पौधा नहीं, कैक्टस नहीं, गठपर्णी का पौधा, गठपर्णी का पौधा। ओके, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, मतलब पतली पतली नली से है ना पौधे की सीधा जड़ में पानी दिया जाता है, जड़ में पानी देते हैं इससे। तो ये कौन सी तकनीक है? ये क्या कहते हैं इसको? नैनो सिंचाई, माइक्रो या लघु सिंचाई, फेमेटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। इसको बोलते हैं हम ड्रिप सिंचाई। ओके, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। देखो रेन वाटर, जो वर्षा का पानी है उसको हम अगर संचित करते हैं तो उसे क्या कहलाता है फ्यूचर में? रेन वाटर कलेक्शन। वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कहलाता है वर्षा के पानी का संचयन। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में
एक शिक्षक, देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं आपके, थीम पूछ लेते हैं, वैसे पूछ लेते हैं। एक शिक्षक आसिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने के लिए कहते हैं, निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को ज्यादा स्पष्ट करेगा। देखो एक तरह से पेडागोजी से ये क्वेश्चन, आपको है ना सिर्फ करेक्ट आंसर याद नहीं करना, आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, आपको देखना है कि गलत भी किस तरीके से दे रहा है वो, एग्जामिनर के माइंड को समझना है आपको। इतने सारे पेपर जब हम लगाएंगे ना प्रीवियस ईयर, आप 100% समझ जाओगे, आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर लाने वाले हो आप, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। अगर आप अच्छी तरह ये पेपर पढ़ लेते हो ना, एक बार रिवाइज कर लेना बस पेपर के टाइम, इन्हीं में से आने हैं क्वेश्चन आपके। खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, देखो खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों पर समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। देखो प्राइमरी स्कूलों में अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि लैंगिक भेदभाव के बारे में बच्चों को अवेयर कराना। ओके, तो ये वाला ऑप्शन जहाँ पे होगा तो ये करेक्ट होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम, व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता का विकास। ओके, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़का लड़कियों के लिए एक जैसे खेल और सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। देखो खुशगवार कक्षा होने के लिए ये नहीं होता कि शिक्षक खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना, जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे। सख्त अनुशासन भी हमें अपनी क्लास में लागू नहीं करना, नेगेटिव जा रहा है ये ऑप्शन, यहाँ पे भी आपको देखना है कि ऑप्शन कहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही हम नहीं रख सकते, इसलिए ऑप्शन भी रोंग हो जाएगा आपका। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंशवर्क्स, वंशवर्क्स क्या होता है, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के बारे में आपने जरूर सुना होगा, फैमिली ट्री, ऐसे परिवार के सदस्यों का एक डायग्राम बनाया जाता है, उसे हम फैमिली ट्री बोलते हैं। दादा दादी, फिर इनके जो बेटे हुए, आपके पापा हुए, उनकी शादी हुई, फिर आप बच्चे हुए, इनके 3 बच्चे हुए सपोज, इस टाइप से फैमिली ट्री बनाया जाता है। ओके, तो क्या यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है? ऐसा नहीं है, निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंध है। स्पेशल पर्टिकुलर कोई दादा दादी या नाना नानी का नाम भी हम नहीं लिख सकते। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में। देखो जब फैमिली ट्री बनाया जाता है वो है ना अनेक पीढ़ियों की, डिफरेंट पीढ़ी को दर्शाया जाता है उसमें। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। देखो प्राथमिक कक्षा में अगर हम ईवीएस पढ़ाना है तो हमें किस मेथड से पढ़ाना है, ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार आया है, इसको आप याद रख लेना यहीं से। व्याख्यान विधि का यूज नहीं करेंगे, चौक एवं टोक विधि का यूज भी हम नहीं करेंगे। जगह एवं मगपत्ति 9, ये होगा जांच आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। ओके, क्योंकि बच्चे को ज्यादा भाषा पे जोड़ देंगे, उसके साथ वार्तालाप करेंगे। ओके, जिसमें समझ विकसित हो जाए, उसकी भाषा का विकास हो सके। ईवीएस में आकलन का संकेतक है। देखो आकलन हम कैसे करेंगे, डिस्कशन करके, स्मरण करके, कथन देना, सूची बनाना। आकलन हम डिस्कशन करके करेंगे, चर्चा कर। ओके, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। आप देखना इसमें कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। ओके, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। देखो ये सब नहीं, मानचित्रण है ना, मानचित्रण में हम क्या देखते हैं, रास्ते देखते हैं, ज्यादातर लोकेशन देखते हैं, तो हम देखेंगे इसमें उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित कराने को कहना। ओके, नेक्स्ट, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। ओके, किसी दूर दराज या परिचित स्थान पर जाना, नहीं दूर दराज नहीं होगा। किसी नजदीक स्थान पर जाना, ये भी नहीं होगा, एक प्लानिंग करके जाना है। ओके, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना, ये भी नहीं। इसका सही जवाब होगा पूर्व योजना, प्री प्लानिंग
तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, प्लानिंग करके जाना। ओके, स्कूल के नजदीक, नियर द स्कूल विद प्री प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु उपथीम पढ़ाना है, पशु उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने में सबसे उपयुक्त है? देखो, पशु थीम पढ़ाना है तो कौन सी सबसे उपयुक्त है, हमें है ना जोर देना चाहिए। अगर हम ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते समय आपको याद रखना चाहिए कि स्टूडेंट, जो बच्चे जिन्हें हम पढ़ाएंगे, उनको है ना प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। ओके, तो हमें बी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए। विद्यार्थियों को जानवर, इससे कोई उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताए, नहीं जी। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, बिल्कुल ये सही होगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करें। देखो, इसमें सबसे सटीक जो उत्तर होगा ना, ये होगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव। ये प्रत्यक्ष अनुभव जो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए ना, तो वो ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना है, प्रत्यक्ष अनुभव देना है। ओके, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से बच्चे लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं उसे अपनी मेमोरी में। डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, सीक्वेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप है ना देखना आपसे कौन सा आता है, और कुछ नहीं आता आपको, ये तो पता है कि चलो निष्कर्ष निकालना जहाँ पे लिखा है, निष्कर्ष तो एंड में निकलेगा। ओके, तो आप देख लो एंड में 1 कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें तो है, इसमें नहीं है। ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। ओके, अब ये 2 ऑप्शन बचे आपके, सी और डी में से आपको सिलेक्ट करना है। चलो ठीक, अब देखते हैं पहला ऑप्शन पता करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप, तो पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम, कौन कौन से स्टेप है हमारे? परिकल्पना प्रस्तावित, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना पहले नहीं हो सकता, परिकल्पना भी पहले नहीं बन सकती, प्रश्न पूछने के बाद बनेगी। अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न पूछना। तीसरे के बाद में आएगा 2, थर्ड के बाद में आपका 2 आएगा। अब देखो कहाँ पे आएगा, थर्ड के बाद में आएगा आपका 2। देखो इसमें कौन सी में आ रहा है, सी और डी में से 3 2। देखो इसका आंसर होगा डी। यहां से हम पता कर सकते, सबसे पहले आएगा आपका परीक्षण करना, सेकंड नंबर पे आएगा प्रश्न पूछना। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? हाइपोथेसिस का प्रपोज करेंगे, हाइपोथेसिस को। ओके, क्लियर यहां तक? फिर हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे? अनुमान का परीक्षण करेंगे। जो अनुमान हमने, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते थे कि 4th के बाद ही 5th आएगा, ये भी आप देख सकते थे। अब देखो यहाँ पर हो गया ना कंप्लीट, यस, ये सबसे लास्ट का हमारा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह सोल्व करना है, कोई घबराना नहीं है, पेपर शांति से करना है। ओके, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए लेकर जाना, क्योंकि अवलोकन से क्या मिलेगा? उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका सबसे, देखो ये प्रत्यक्ष अनुभव वाली बात आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता या भाषण, छोटे बच्चे हैं क्या वार्ता और क्या भाषण देंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए, क्योंकि अगर वे अभ्यारण्य में जाएंगे वहां पर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। नेक्स्ट, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके शिक्षक को किस प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? देखो, उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, देखो इतनी पॉजिटिव आंसर नहीं है ये। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, या उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, ये आपका सबसे पॉजिटिव आंसर है। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? देखो ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, इस टाइप के क्वेश्चन पहली क्लास में भी आए हुए थे, हमने 2 सेट डिस्कस किए थे ना। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। देखो ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल नेगेटिव जा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे, छोटे बच्चों को सामाजिक विज्ञान के मुद्दे,
फर्स्ट से फिफ्थ तक जो एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है ना, उसमें सभी सब्जेक्ट का समावेश होता है, सामाजिक विज्ञान का भी। ओके, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। नेक्स्ट, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? देखो, पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये तो है नहीं, लेकिन नाटक है ना जो बच्चों को विषय वस्तु से जोड़ने में, रिलेट कर पाने में सक्षम होते हैं, इजी होते हैं ये। और पारस्परिक क्रिया के नाटक है ना, उनकी मेमोरी में लंबे टाइम तक रहते हैं। आप ही देख लो, आप कोई मूवी वगैरह देखते हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसे छप जाती होगी, छोटे बच्चों के दिमाग में छप जाती है, जबकि पढ़ाई है ना बहुत हार्ड लगती है, बुक से हम इतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाते चीजें। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया ये वाला एग्जाम। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कोई सेट डिस्कस करेंगे। ऐसे कर हम अपना एनवायरनमेंट 2011 से लेकर, देखो ध्यान है, 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ, हर सब्जेक्ट के कराने वाली हूँ। ओके, तो टेक केयर।